नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड ज़रा हट के है। मिडिल ईस्ट के बारे में, ख़ास तौर से तुर्की के सीरिया पर हमलों के रुकने के बाद क्या नया घटनाक्रम है वो आप तक पहुंचाना है। मीडिया स्टार वर्ल्ड की लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से हम कम खबरें कर पाते हैं और इसी वजह से कुछ बहुत अहम खबरें छूट जाती हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इराक़ी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अमरीकी फ़ौज को अपने यहाँ रहने की इजाज़त ना होने के ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि हमें मिडिल ईस्ट के खून आलूदा रेत से बाहर निकलना है और हम दुनिया के पुलिसमैन नहीं हैं। दूसरी खबर बड़े अरब पत्रकार अब्दुल बारी अतवान के बड़े अहम तबसरे की बुनियाद पर है, जिसमें उन्होंने सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद के ज़रिए तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान को चोर कहे जाने की वजह बताई है। साथ ही तीसरी खबर यह है कि अमेरिका के सत्तारूढ़ और विपक्षी यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सीनेटर्स ने सीरिया के एक बड़े कुर्द लीडर को जल्दी वीज़ा देने के लिए अपने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को ख़त लिखा है ताकि वो अपने हालात अमेरिका के जिम्मेदारों से शेयर कर सकें। आप इस खबर का इशारा ज़रूर समझ गए होंगे, यानी कुर्दों के अमेरिका से क्या ताल्लुकात हैं। ये बात अब साफ हो रही है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि सही खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दुनिया भर में फैल सके। रॉयटर्स ने वाशिंगटन से खबर दी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से बुधवार यानी वेडनेसडे को मुल्क को एड्रेस करते हुए कहा है कि यह अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है कि वो दुनिया भर में पुलिसमैन का रोल अदा करे। अमेरिका मिडिल ईस्ट के खून से सने हुए रेत को छोड़ देगा और ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खाई है कि अमेरिका को अब दुनिया का पुलिसमैन होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक तरह से अमेरिका की नई मिडिल ईस्ट पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा है कि मिडिल ईस्ट में बहुत से अमरीकी फौजी मारे जा चुके हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा है कि हम बाहर निकल रहे हैं, किसी और को इस लंबे वक्त से खून से सनी हुई रेत से लड़ने दें। हमारी सेना का काम दुनिया में पुलिस का रोल अदा करना नहीं है। आपको बता दूं कि हाल ही में अमेरिका की नॉर्थ सीरिया से फौज निकलने के फैसले पर अमेरिका में ट्रंप को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। कई लोग कुर्द फोर्सेस को धोखा देने और छोड़ने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो उनके मुताबिक दाइश के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के ख़ास सहयोगियों में से एक थे। दूसरी खबर यह है कि लंदन में रहने वाले जाने माने अरब पत्रकार अब्दुल बारी अतवान ने अपने अखबार रायल यौम में एक लेख में कहा है कि जिस वक्त मंगलवार यानी ट्यूसडे को रूस और तुर्की के राष्ट्रपति रूस के सोची शहर में नॉर्थ सीरिया के हालात के बारे में समझौते की डिटेल पर 6 घंटे तक जारी रहने वाली बहस में बिजी थे, सीरिया के राष्ट्रपति बशार अल असद ने उत्तरी इलाके इदलिब का दौरा किया और तुर्क राष्ट्रपति अर्दगान पर बहुत ज़ोरदार हमला करते हुए उन्हें चोर तक कहा। तो इससे 3 बुनियादी बातें समझ में आती हैं। उनके मुताबिक पहली चीज़ तो यह है कि रूस और तुर्की के बीच होने वाले इस समझौते से सीरियाई राष्ट्रपति पूरी तरह सहमत यानी एग्री नहीं है। ख़ास तौर से समझौते के उस हिस्से पर उन्हें ऐतराज़ है जिसमें सीरिया की सीमा में घुसकर तुर्क फौज के जरिए सेफ जोन बनाने पर मोहर लगाई गई है। सेफ जोन की लंबाई 120 किलोमीटर और चौड़ाई 32 किलोमीटर होगी। इस इलाके से कुर्द लड़ाकों को बाहर निकालना होगा और तुर्की और रूस के फौजी इस इलाके में जॉइंट तरीके से गश्त करेंगे। अतवान के मुताबिक बशार अल असद की तरफ से अर्दगान पर बड़े हमले की दूसरी वजह यह है कि राष्ट्रपति बशार अल असद इदलिब की लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसे उन्होंने सीरिया में जारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को समाप्त करने का बुनियादी मुकाबला कहा है। ललकारने वाले अंदाज में अंजाम पाने वाले इस दौरे का
कोई और मतलब नहीं हो सकता। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि नॉर्थ वेस्ट सीरिया में इदलिब वो जगह है जहां दाइश के आतंकवादियों को दूसरे शहरों से निकालकर इकट्ठा किया गया है। यूरोपीय देश अपने इन आतंकवादी नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है और अब उन्हें इराक ले जाने की तैयारी नजर आ रही है। सीरिया की इराक से भी अच्छी दोस्ती है और दाइश को निपटाने में दोनों ने तालमेल से काम किया है, जिसमें ईरान ने भी बड़ा रोल अदा किया है। तीसरी चीज जिसका अब्दुल बारी अतवान ने जिक्र किया है वो ये कि सीरिया और तुर्की के डिप्लोमेट्स की मुलाकात करवाने की रूस की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि कई महीने से अदाना समझौते को बहाल करवाने के लिए रूस की तरफ से जारी कोशिशों को अगर कामयाबी मिली होती तो राष्ट्रपति असद अपने तुर्क काउंटरपार्ट अर्दगान पर इतना जोरदार हमला ना करते। अतवान के मुताबिक रूस और तुर्की के बीच होने वाले समझौते का जायजा लिया जाए तो सबसे बड़ा नुकसान कुर्द फोर्सेस को उठाना पड़ा है, क्योंकि नॉर्थ सीरिया में स्वाधीन प्रशासन यानी सॉवरेन एडमिनिस्ट्रेशन कायम करने का उनका ख्वाब खत्म हो गया है। अमेरिका ने हमेशा की तरह एक बार फिर उन्हें धोखा दिया और अपने फौजी बाहर निकालकर उसने कुर्दों को मैसेज दे दिया कि अब आपका जो भी अंजाम होना है उसका सामना आप खुद कीजिए। आपको याद होगा कि हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि अमेरिका ने कुर्दों को एक बार फिर गधा बना दिया है और साथ ये भी कहा था कि जो भी अमेरिका पर भरोसा करेगा उसका यही हाल होगा। अतवान की नज़र में अब तक सबसे ज़्यादा फायदे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन रहे हैं, जो सीरिया जंग के मामले में सबसे असरदार ताकत बनकर उभरे हैं, जबकि अमेरिकी एजेंडा पूरी तरह फेल हो गया है। हालांकि अमेरिका ने राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक 70 अरब डॉलर से ज़्यादा रकम खर्च की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका और तुर्की के बीच होने वाले जिस समझौते पर बहुत खुश थे और जिसे अमेरिका की बहुत बड़ी जीत बता रहे थे वो 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं चल सका। यानी जो 120 घंटे के लिए सीज फायर हुआ था उससे आगे अमेरिका कुछ नहीं करा सका। अतवान के मुताबिक सारी फसल तो राष्ट्रपति पुतिन एक ही बार में काट ले गए। ट्रंप को बस एक ही कामयाबी मिली है कि वो इस इलाके से अमेरिकी फौजों को बाहर निकाल ले गए। अतवान कहते हैं कि हमें ये नहीं लगता कि मुंह पर पड़ने वाले इस जोरदार तमाचे पर राष्ट्रपति ट्रंप खुश होंगे, बल्कि हो सकता है कि वे दोबारा धमकियां देना शुरू कर दें। यानी अतवान ने अब तक ट्रंप के तरीक़ाकार से ये नतीजा निकाला है। सीरिया को कुछ कामयाबियां मिली हैं। सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि कुर्द फोर्सेस दोबारा केंद्र सरकार यानी दमिश्क की गोद में वापस आ गए हैं और सीरियाई फौज नॉर्थ के इलाकों में तुर्की की सीमा तक पहुंच गई है। वहां उसने अपने ठिकाने बना लिए हैं और बहुत से स्ट्रेटेजिक इलाकों का कंट्रोल अपने हाथ में संभाल लिया है। उपजाऊ ज़मीनें वापस मिल गई हैं और देर-उज़-ज़ोर शहर के आसपास तेल और गैस के कुछ कुएं भी सीरिया सरकार के हाथ में आ गए हैं। लेकिन यह बात सीरिया के लिए गहरी फिक्र करने की है कि रूस की सहमति से तुर्क सेना सीरियाई सीमा में तैनात हो रही है, वहां सेफ जोन बना रही है। तुर्क सेना की ये तैनाती सीरिया की राष्ट्रीय संप्रभुता यानी नेशनल सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी है। इसी बीच इस इलाके से जो तीसरी खबर आ रही है वो इजराइल के बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट से है। इस अखबार ने वॉशिंगटन से रॉयटर्स की खबर छापी है, जिसमें कहा गया है कि सीरिया के हालात को बेहतर तरीके से समझने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में से कई सीनेटर ने वहां के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को खत लिखकर सिफारिश की है कि सीरिया के कुर्द नेता जनरल मजलूम कोबानी को अमेरिका आने के लिए जल्दी वीज़ा दी जाए। उनका कहना है कि उनका अमेरिका आना इसलिए ज़रूरी है ताकि कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स SDF के कमांडर से सीरिया के हालात पर चर्चा की जा सके। ये वही SDF है जिसे अमेरिका सीरिया हुकूमत के खिलाफ मदद देता रहा है और कहता ये रहा है कि वो उनके दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों में मदद कर रहे थे। माइक पोम्पियो को खत लिखने वालों में रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और मार्शा ब्लैकबर्न और डेमोक्रेट्स क्रिस वान हॉलन, जीन शाहीन और रिचर्ड ब्लूमेन हॉल शामिल हैं। आखिर में इन खबरों का असली मतलब समझाना ज़रूरी समझता हूं। जो कुछ मेरे समझ आता है वो बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप की ये बात सही है कि वो अमेरिकी फ़ौज को अगर मिडिल ईस्ट से बुला लेंगे तो उनके फ़ौजी वहाँ नहीं मरेंगे। ये
कमाल है वक्त की तब्दीली का। 1979 में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन की कामयाबी के बाद वहां के लीडर्स, खासतौर पर आयतुल्लाह ख़ुमैनी कहा करते थे, और आज के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई भी यही कहते हैं कि अमेरिका का इस इलाके में फ़ौज रखने का क्या मतलब और क्या ज़रूरत है। वो ये भी कहते हैं कि जहाँ भी अमेरिकी फ़ौज जाती है वहाँ तबाही होती है। अभी हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने यूनाइटेड नेशन में भी जो बात कही है वो यही कही है कि आपकी फ़ौज वहाँ वेलकम नहीं है, उसे बाहर चला जाना चाहिए। इलाके के जो मुल्क हैं वो आपस में मिलकर ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी अंजाम दे सकते हैं और उसमें खर्च भी कम आएगा और गैर मुल्की मुदाखलत नहीं होगी। अब ये देखना है कि अमेरिका इस पूरे इलाके से अपनी फ़ौज कितने वक्त में वापस बुलाता है। हाल ही में उसने सऊदी अरब कुछ एक्स्ट्रा फ़ौज और हथियार भेजे हैं और कहा है कि ये सुरक्षा के लिए है, न कि हमला करने के लिए। अब ट्रंप कहते हैं कि हमारा 7,000 मील जाकर जंगों में उलझना कोई ज़रूरी नहीं है। हाल ही में ईरान के हाथों अपना ड्रोन खोने के बाद खामोश बैठ जाने की बात आपको याद होगी। दूसरे अब्दुल बारी अतवान ने जो बातें कही हैं वो काफ़ी नपी तुली हैं। इसमें दोनों बातें हैं कि बशार अल असद अपनी सीमा में तुर्की की फ़ौज की मौजूदगी में सेफ जोन बनाने की बात को कबूल नहीं करते। ये बात भी सही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिडिल ईस्ट में काफ़ी असर रसूख बढ़ा रहे हैं और अमेरिका को अपनी फ़ौज रखने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है। यानी ऐसा ही है कि जैसा किसी को किसी गैर जगह पर अपनी गाड़ी पार्क करने की इजाज़त नहीं मिलती। इसी तरह इराक़ ने साफ कह दिया है कि आपकी फ़ौज को इराक़ में रहने की इजाज़त नहीं है। तीसरा नतीजा यह है कि सीरिया के बागी या आतंकवादी कुर्द नेता से अमेरिका की दोनों बड़ी पार्टियों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट से ताल्लुकात साफ हो गए हैं। अब से पहले कुर्दों के इजराइल से ताल्लुकात के बारे में मैं आपको काफ़ी बता चुका हूं। एक खबर आज ही जेरूसलम पोस्ट में छपी है कि हालिया तुर्की की जंग से सीरिया के ज़ख्मी कुर्दों का इलाज इजराइल के अस्पतालों में हो रहा है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मेरी कोशिश है कि दुनिया की ख़ास खबरें आपको, ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट की खबरें आप तक पल पल पहुंचाता रहूं ताकि शैतानों की साजिशों का पता रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।